आ रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मेरे जिगर के टुकड़े ने ही मेरे दिल को छलनी कर दिया और मुझे भनक भी ना लगी। आप क्यों चले गए मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर? कैसा कलयुग आ गया है। बच्चे अपने ही माँ बाप के हाथ पर से रोटी छीन लेते हैं। कितना समझाया करते थे सतीश जी आप मुझे कि बेटा बहू सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे प्रति प्रेम का दिखावा करते हैं। जिस दिन उनका मतलब पूरा हुआ तुम देखना, उस दिन सबसे बड़ा धक्का लगेगा तुम्हें। लेकिन रमा जी तो अपनी बेटी बहू के प्यार में इतनी अंधी थी कि अपने पति को गांव में ही अकेला छोड़कर बेटी बहू के पास हर 2-3 महीने में आ जाया करती थी। लेकिन जब से सतीश जी इस दुनिया से गए थे तब से रमा जी हमेशा के लिए बेटे अविनाश और बहू रोली के साथ रहती थी और दिन रात बेटे बहू की खिदमत में लगी रहती। एक दिन जब बेटे बहू ऑफिस से घर लौटे तो रमा जी उनके आते ही गरम गरम खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लेकिन बेटे बहू फ्रेश होकर जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आए तो रमा जी उनके कमरे में उन्हें बुलाने के लिए गई क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। रमा जी ने जैसे ही उनके कमरे के पास जाकर दस्तक देने की सोची तभी अंदर से उनके कानों में बहू के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। देखो अविनाश, हमारे बच्चे भी अभी बड़े हो रहे हैं, एक ही कमरे में अब एडजस्ट नहीं हो पाता है। माँ से कह दो अपना कमरा खाली कर दे। बच्चों को पढ़ने लिखने में भी तकलीफ होती है और वह अब कोई नई नवीली बहू नहीं रही जो उन्हें अलग से कमरा चाहिए। और एक बात, इस बार से वह अब हरिद्वार या कोई भी तीर्थ स्थल पर नहीं जाएंगी। इनकी वजह से इतना खर्चा हो जाता है कि हमें अपनी छुट्टियों की ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ती है। अब की बार हम छुट्टियों में मनाली जाएंगे। उन्हें हमारे साथ जाना है तो चले, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें ले जाने की। बहू की बातें सुनकर रमा जी की आंखें भर आई। जिस बहू को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना वही मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तभी अविनाश बोला, मैं जानता हूँ रोली, पर माँ को इतनी ठंडी जगह कैसे ले जा सकते हैं? माँ इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब तक माँ को खुश रखना चाहते थे क्योंकि वह हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी। ससुर जी के जाने के बाद हमने उन्हें इसलिए घर में रखा क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और हमारे बच्चे छोटे थे। यह सोचकर कि हमारे ऑफिस जाने के बाद बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए माँ को अपने पास रखा था। क्योंकि अगर कोई मेड या नौकरानी रखते तो हमारे बहुत पैसे खर्च होते। लेकिन जब सासू माँ के रूप में ही हमें एक फुल टाइम नौकरानी मिल गई थी तो इसलिए उनके आने के बाद मैंने मेड को भी हटा दिया था। लेकिन अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा ही हमें उन पर दुनिया भर का खर्चा करना पड़ता है। कभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कभी इस चीज़ की दवाई तो कभी उस मर्ज की दवाई। अब उल्टा यही हम पर बोझ बनती जा रही है। हाँ मानती हूँ वह आज भी ऑफिस के लिए हम दोनों को टिफ़िन बनाकर देती हैं, लेकिन उनकी छोटी सी मदद के लिए हम अपनी खुशियों की बर्बादी नहीं कर सकते। हमने उनसे पैसे, गांव का घर सब छीन लिया है धोखे से, लेकिन अब हमें उन्हें खुश रखने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मकान और पैसों की बातें सुनकर तो रमा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा ऐसे बह निकली जैसे बाहर बारिश हो रही हो। बेटे ने तो उनसे पैसे और घर के पेपर इसलिए लिए थे क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था और उसने रमा जी से कहा था कि सिर्फ मकान के पेपर दिखाकर लोन लेना था, पर बेटे ने उनके ही विश्वास का खून कर दिया। तभी अंदर से अविनाश की आवाज़ रमा जी के कानों में पड़ी, सही कहती हो रोली तुम, माँ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही कोई बहाना बनाओ उन्हें इस घर से निकालने का। मुझ में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके दवाई और गोली का खर्चा उठाता रहूं, और आगे तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही काम करने बंद कर देंगे। तब उनकी सेवा पानी कौन करेगा? सही कहते हो अविनाश तुम। अब मैं भी इस गंवार बुढ़िया को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे बहू की और बातें उनसे सुनी ना गई और वह थके कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सोचने लगी, कितने स्वार्थी हो गए हैं आज खून के रिश्ते। अपना मतलब निकलते ही मुझे चाय में से मक्खी को निकाल जैसे फेंकना है। उन्हें बहुत बुरा लगा और टेबल पर पड़ी ठंडी चाय पीने लगी।
लेकिन आज बेटे के घर की चाय भी उनके हलक से नहीं उतर रही थी। इस बीच अविनाश रोली भी वहां आ गए। उन्हें देखकर रमा जी ने अनदेखा कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। तभी रोली बोली, अरे अविनाश, चाय और खाना तो ठंडा हो गया है, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। यह पहली बार था जब रमा जी ने नहीं कहा था कि तुम रहने दो बहू, मैं कर देती हूँ। इस बात को अविनाश और रोली ने भी नोटिस किया। इस बार तो उन्हें लगा कि माँ उनकी बातें सुन तो नहीं ली। फिर सोचा वह तो यहाँ बैठकर चाय पी रही हैं तो नहीं सुनी होगी। माँ, ये कैसा खाना बनाया है आपने, बिल्कुल स्वाद नहीं है। अविनाश रमा जी पर चिल्लाते हुए बोला, चलो रोली, हम बच्चों के साथ आज बाहर खाकर आते हैं। और हाँ माँ, कल को हम ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप तब तक किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चले जाइए। जब हम ट्रिप से लौट कर आएंगे तो आपको वापस बुला लेंगे। इतना कहकर वह दोनों बच्चों के साथ बाहर डिनर करने के लिए चले गए। पहले जब बाहर खाना खाने जाते थे तो कैसे वह रमा जी को भी साथ ले जाते थे, क्योंकि वहाँ होटल में जाकर भी बेचारी रमा जी बच्चों को खिलाने पिलाने का, उनके बच्चों की नैनी बनने का काम जो किया करती थी, ताकि बहू बेटे आराम से बैठकर खा सके। बेचारी वह तो थोड़ा बहुत ही खाकर आधे पेट ही लौट आती थी। लेकिन अब उन्हें इस माँ की ज़रूरत क्यों होगी, अब बच्चे खुद खाने लायक जो हो गए हैं। रमा जी सोचने लगी कि बहू तो बाहर घर से आई है, पर बेटा तो मेरा खून है, मेरी कोख से जन्म लिया है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे का असली सहारा तो बेटा ही बनेगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सहारा देने वाला लड़का मुझे बेसहारा करने के लिए तैयार हो गया है। बेटे का घर अब उन्हें काटने को दौड़ने लगा, पर उन्होंने ठान लिया था कि वह अभी भी इतनी मजबूत हैं, अपने सारे काम खुद कर सकती हैं। अगले दिन बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर कर खुद ट्रिप पर चले गए। रमा जी बेचारी कहाँ जाती, अब तो गांव का घर भी नहीं था। फिर उन्हें अपनी मायके के घर की याद आई तो वह सोची अपनी मायके के गांव चली जाती हूँ। वहाँ अपने माता पिता के घर देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही रमा जी के भाई भाभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनका एक बेटा रवि था जो विदेश में रहता था, लेकिन घर की चाबी पड़ोस में कमला काकी के पास ही रहती थी, क्योंकि उनके खेत बाहर और उनका घर वो और उनका बेटा संभाला करता था। घर और खेतों की जिम्मेदारी जब कमला काकी की थी, रमा जी ने अपनी व्यथा जब कमला काकी को सुनाई तो उनकी आंखें भर आई। कमला काकी की भी अब उम्र हो गई थी, उन्हें भी अब किसी के सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी बहू बेटे को लेकर दूसरे शहर में चली गई थी और उनसे खेतों की जिम्मेदारी अब ज़्यादा नहीं संभाली जाती थी। तो रमा जी ने खेतों और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने खेतों में 2 मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेतों में मेहनत की तो फसलें लहराने लगी, उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपये समाज सेवा में लगाने लगी। अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चा होने लगे और कई समाज संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब रमा जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वह उसे बुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल दिया, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर रमा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। रमा जी ने उसी घर में ऊपर से कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब अविनाश ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने रोली को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और यह जायदाद ले लेंगे, आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर हक है। दोनों अपनी लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार रमा जी का मन पिघला, पर वह मजबूत होकर बोली,
अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम अपने घर चलो। यहाँ अनाथों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती, जायदाद मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों के ऊपर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? रमा जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वे हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वह इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होंगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और अपने के सहारे के साथ गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, यह सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तू मेरी अर्थी को कंधा देने भी मत आना। और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। अविनाश और रोली को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वह माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज यह सब उनका होता। रमा जी के नौकरों ने उनके बेटे बहू को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। दोस्तों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटों पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे तो वह कहाँ जाएगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाए ताकि उसे किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।